शाम के 7 बजे थे। रमाकांत और सुनील यूथ क्लब के बार में एक कोने की टेबल पर आमने सामने बैठे थे और बार की शाम की रेगुलर रौनक में शरीक थे। दोनों के सामने तभी सर्व हुए ड्रिंक्स थे और दोनों के हाथ में सिगरेट थे। बेबे दा बोल बाला, सक्सेना दा मुंह काला। रमाकांत चैका। क्या बोला? वही बोला काका बल्ली, जो बोलते हैं। जरा पंजाबी तड़का लगा के बोला। क्या? सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। ओह। दोनों जनानियां बाइज्जत रिहा हो गई। सक्सेना गिरफ्तार हो गया। शाबाशी मेरे शेर नू, जिसने मेरे दिमाग से सोचा तो किसी मुकाम पर पहुंचा। वो तो है, लेकिन देर से क्यों पहुंचा? इतना केस पेचीदा तो ना निकला। ये सारी घिचपिच टाइम फैक्टर ने की थी, जो कि गलत नतीजों के बिना पर गलत स्थापित किया गया था। नाहक ये सोच लिया गया कि कत्ल दोनों औरतों के मौका वारदात फ्लैट से निकलने के बाद और अचला के वहां अकेले लौटने के बीच के वक्फे में हुआ था। इस बात के पीछे अचला की कलरफुल सोच का हाथ था कि कत्ल उसके खंजर से हुआ था, क्योंकि उसने वॉल कैबिनेट टॉप पर उसकी जुदा पोजीशन में पाया था। यानी किसी ने उसको कत्ल में इस्तेमाल करके झाड़ पोंछ कर वहां वापस रखा था। वो तिल का ताड़ बनाने में माहिर बताई जाती है। आदतन मामूली बात को अपनी कल्पना की उड़ान से बढ़ा चढ़ाकर उस पर झूठ का मुलम्मा चढ़ाकर पेश करने की आदि बताई जाती है। इसलिए उसको फ्लैट में कत्ल की बू आने लगी। उसको कातिल फ्लैट में तब भी मौजूद लगने लगा और कैबिनेट टॉप पर पड़े मर्डर वेपन को कहीं ठिकाने लगाना जरूरी लगने लगा। इस काम के लिए उसने होटल श्रीलेखा को चुना, क्योंकि वो वहां नौकरी कर चुकी थी, उसके निज़ाम से वाकिफ थी, पिछवाड़े की किचन के बाहर पड़े रहते कचरे के ड्रम से वाकिफ थी, जिसमें कि आसानी से खंजर दफन किया जा सकता था। लेकिन इस बात से वाकिफ नहीं थी कि वहां भी वो पीछे लगे नागरिक एजेंसी के जासूसों में से एक की निगाह में थी। असल में कत्ल उसके फ्लैट से निकलने और लौटने के बीच के वक्फे में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। आलाए कत्ल की बदली पोजीशन से उत्तेजित वो ये राग अलाप रही थी, जबकि वो खंजर बना ही ऐसा हुआ था कि हवा का मामूली झोंका भी उसे हिला सकता था, घुमा सकता था, उसकी पोजीशन में तब्दीली ला सकता था। अपने इस राग की वजह से ही उसको उस खंजर को ठिकाने लगाना जरूरी लगा था, जिसका कत्ल से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक। कत्ल के टाइम में दूसरा कंफ्यूजन कोमल कपूर ने यह कह के पैदा किया कि मकतूला सिक्का उसके पास से 2:30 बजे के करीब नीचे फ्लैट में गया था। वो नींद की शौकीन, आलसी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार लड़की थी। उस टाइम के बारे में जिससे सवाल हुआ तो जो टाइम उसके जहन में आया उसने बोल दिया। सिक्का उसके बताए टाइम पर नीचे वाले फ्लैट में पहुंचा होता तो या तो अचला उसे वहीं मिली होती या उसकी मौजूदगी में ऊपर से आ गई होती। ऐसा नहीं हुआ था। इसी से जाहिर होता है कि वो अचला के दूसरे फेरे के बाद भी वहां से चले जाने के बाद किसी वक्त फ्लैट में पहुंचा था, जबकि समीर सक्सेना ने उसे वहां यूं रिलैक्स करते पाया था जैसे घर का मालिक वो हो या मालकिन का मालिक हो। वो दोगला शख्स खुद बेवफा था, लेकिन बीवी की बेवफाई के ख्याल से इस हद तक कुड़ता था कि उसके यार को जानने के लिए, हो सके तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए मरा जा रहा था। जब उसने सिक्का को वहां देखा तो वो कूद कर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो ही बीवी का यार था। हसद के मारे उस शख्स ने विवेक से नाता तोड़कर उसकी छाती में वो खंजर घोंप दिया जो इत्तेफाक से उसके पास था और अचला वाले खंजर से मोटे तौर पर मिलता जुलता था, जैसे उदिता मोटे तौर पर उसकी बीवी से मिलती जुलती थी। सही मिसाल दी। खंजर क्यों था उसके पास? कहता है सैंपल के तौर पर था। 4 बजे बाहर से आए, होटल शाहजहां में ठहरे एक बायर से उसकी अपॉइंटमेंट थी, जो वैसे खंजर बल्क में खरीदना चाहता था। हम्म। रमाकांत, जो उसने किया था उसको वो उसी रंग में छोड़ देता
तो उसकी खैर थी, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी का संचालक नागरथ उसका गवाह था कि वो पहले लंच पर और फिर उसके ऑफिस में उसके साथ था। लाश की छाती में पेबस्त पाए गए खंजर पर उसकी उंगलियों के निशान होने की वजह से तब अचला को बेगुनाह साबित करना लगभग असंभव काम होता। पोस्टमार्टम की एक बारीकी में वो कोई पनाह नहीं पा सकती थी, लेकिन उसकी तरफ पुलिस ने तवज्जो नहीं दी थी। उसको प्रभु दयाल ने खातिर में नहीं लाया था। केड़ी बारीकी? पोस्टमार्टम की ये रूटीन होती है कि स्टैबिंग कि अगर स्टैबिंग से मर्डर हुआ हो तो लाश में बने स्टैबिंग वुंड की गहराई चौड़ाई सब दर्ज की जाती है, क्योंकि उससे मर्डर वेपन की शिनाख्त में मदद मिलती थी। हरीश वालिया नाम के जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, मैं जाती तौर पर वाकिफ हूँ कि वो बहुत काबिल और कमिटेड डॉक्टर है। अपनी इस ऑब्जर्वेशन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसने दर्ज किया था कि खंजर के फल की चौड़ाई जख्म के फल की चौड़ाई से मैच नहीं करती थी। जख्म की चौड़ाई से कदरन ज्यादा थी। प्रभु दयाल के घोड़े ने यह बात नोट ना की? नोट की, बराबर की, लेकिन उसको अहमियत ना दी। ये कह के उसको खारिज कर दिया कि कातिल ने खंजर घोंपने के बाद उसे दाएं बाएं हिलाया होगा। प्रभु दयाल कोई नालायक नाकाबिल पुलिस अफसर नहीं है। उसके साथ बदकिस्मती ये हुई कि ना उसकी ना किसी और की निगाह में आया कि देखने में एक जैसे लगने वाले खंजरों के फल एक जितने चौड़े नहीं थे। एक फल चौड़ाई में कोई आधा सूत कम था। ये इतना मामूली फर्क था कि बहुत गौर से देखने पर ही किसी की निगाह में आ सकता था, और बहुत गौर करने की किसी ने जरूरत ही न समझी। ठीक, पुलिस ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि अचला तलवार के पास, औरत जात के पास, दो खंजर होने की कोई तुक नहीं थी। एक खंजर होने की कोई तुक नहीं थी मालको। कभी किसने सुना कि बिंदी सुर्खी पाउडर रखने के काम आने वाले बैग में कोई जनानी खंजर रखती हो? फूलन देवी की तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकियों के बारे में मैं दावे से कहता हूं कि आत्मरक्षा के लिए बैग में खंजर कोई नहीं रखती। एग्जैक्टली exactly। फिर इस बात को भी नजरअंदाज किया कि क्यों कोई एक कत्ल के लिए दो खंजर इस्तेमाल करेगा। फिर भी करेगा तो एक वक्त में दोनों हाथों से करेगा। इत्तेफाक से कातिल के दोनों हाथों में खंजर हो और क्रोध में पगलाया हुआ वो दोनों हाथों से ही वार कर बैठा हो, यह हो सकता है, लेकिन उस सूरत में लाश में स्टैबिंग वुंड कम से कम दो होने चाहिए थे। आहो, पुलिस को अपने केस की इन कमियों का एहसास था, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि जब मुलजिमा का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है तो वही कोई एक्सप्लेनेशन दे पेश करती कि मकतूल के ब्लड ग्रुप का खून दोनों खंजरों पर क्यों लगा पाया गया। वरना इतने सबूत से वो राजी थे कि मकतूल की लाश में धंसे पाए गए खंजर पर मुलजिमा की अचला तलवार की उंगलियों के स्पष्ट न झुटलाए जा सकने वाले निशान थे। वो समीर सक्सेना फंसा इसलिए कि ढक्कन पर उसकी उंगलियों के निशान पाए गए, और इसलिए कि जैसा खंजर उसने कत्ल में इस्तेमाल किया था वैसे 15 खंजर तब भी उसकी कार की डिग्गी में मौजूद थे, जिन्हें वो शाहजहां होटल में अपने बायर को डिलीवर करने के लिए अपने शोरूम से रवाना होने लगा था, जबकि उसे पुलिस का बुलावा आ गया। उसके खिलाफ बड़ा सबूत कचरे के ड्रम के ढक्कन पर उसके फिंगरप्रिंट्स का पाया जाना था, हेडक्वार्टर में जिनकी निर्विवाद शिनाख्त हुई थी, और वो उनकी कोई सफाई पेश नहीं कर सका। वदिया सिक्के के नोटों से भरे बटुए की बाबत क्या कहता है, जो कि बेबे के पास से बरामद हुआ था? उसमें मौजूद 100-100 डॉलर के नोटों ने तो समझो कि समीर सक्सेना के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। कैसे समझूं? कत्ल के बाद जब वो खंजर बदलने वापस पहुंचा तो उसे सूझा था कि अगर मकतूल के पोजीशन में एक बड़ी रकम का होना स्थापित किया जा पाता तो कत्ल का उद्देश्य उस रकम को हथियाना माना जा सकता था, और इस सिलसिले में उसका निशाना अचला तलवार थी। वो क्यों? और कौन? दो ही औरतें तो वहां पाई जाती थी। दूसरी को तो वो अपनी बीवी समझता था, क्योंकि डबल के ड्रामे से वो तो वाकिफ नहीं था। उसको उम्मीद थी कि उसकी बीवी की कंपेनियन बड़ी रकम के लालच में आ सकती थी।
उसकी निगाह में तो वो दोनों जहां कहीं भी गई थी वहां से थोड़ी देर में लौट आने वाली थी, और तभी लाश की बरामदी होनी थी और कत्ल की खबर आम होनी थी। तो मरने से पहले सिक्का के पोजीशन में कोई बड़ी रकम थी? नहीं थी। उसके बटुए में उतने ही रुपए थे। रिपीट, रुपए, डॉलर नहीं थे, जितने कि आम हालात में किसी आदमी की जेब में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो बटुए में डॉलर कहां से आए? सोचो। बॉटम्स अप कर, नए ड्रिंक्स के साथ सोचता हूं। रमाकांत के इशारे पर तत्काल उन्हें नए ड्रिंक्स सर्व हुए। फिर रमाकांत बोला, उस मनी चेंजर का, शोभित शुक्ला का, जो कि असल में समीर सक्सेना की बीवी का बॉयफ्रेंड निकला, बयान है कि उसने एक ही सीरियल के 100 नोट के वैसे 60 नोट समीर सक्सेना को दिए थे। कहीं सिक्के के बटुए में पाए गए नोट उन्हीं में से तो नहीं थे? उन्हीं में से थे। तुमने तो कमाल कर दिया। रमाकांत शान से हंसा। लेकिन मालको, वो नोट सिक्का के बटुए में कैसे पहुंच गए? ये भी कोई पूछने की बात है। उसी ने पहुंचाए जिसके पास थे। समीर सक्सेना के पास 60 नोट थे, जिसमें से 10 उसने कहीं और इस्तेमाल कर लिए थे, वरना 60 के 60 सिक्का के बटुए में पाए जाते। उसने खुद इतनी बड़ी रकम, 100 $100 के 50 नोट, 2.5 लाख रुपए सिक्का के बटुए में डाली। बिल्कुल। तभी तो रकम का लालच जस्टिफाई होता। बल्ले भाई। उसने सिक्का की लाश की जेब से उसका बटुआ बरामद किया, उसमें मौजूद सारी रकम निकाली, अपने पास मौजूद 100 $100 के 50 नोट उसमें ठूंसे और उसे लाश के करीब फर्श पर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि अचला उसे देखेगी तो इतनी बड़ी रकम के लालच में आकर चुपचाप अपने पास रख लेगी। बाद में बरामदी पर यही समझा जाता कि उसी ने उस रकम की लालच में सिक्का को खंजर घोंपा था, जैसा कि समझा गया। बटुआ उदिता ने देखा होता तो पता नहीं क्या होता। जो हुआ वो तो प्रत्यक्ष है कि बटुआ अचला ने देखा, उसी ने उठाकर अपने पास रखा और उसकी बाबत किसी को खबर न की। लालच के हवाले होकर उसने वो सब कर दिया। बड़ी रकम के लालच के हवाले होकर, बड़ी और सेफ रकम के लालच के हवाले होकर, क्योंकि बटुए का मालिक सिक्का तो उसके सामने मरा पड़ा था। ठीक। खंजरों की अदला बदली के सिलसिले में सक्सेना ने जो कुछ किया, उससे उसकी काबिलियत और दूरदर्शिता झलकती थी, लेकिन मकतूल के बटुए में डॉलर के नोट प्लांट कर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो खता खाई। ये न सोचा कि ये बात अस्वाभाविक ही नहीं, नामुमकिन थी कि किसी आदमी की जेब में डॉलर में बड़ी रकम होने के अलावा देसी करेंसी में कोई मोटी मोटी रकम भी ना हो। ठीक। लेकिन मोतियां वाले हो, समीर सक्सेना के पकड़े जाने की वजह से, अपना गुनाह कबूल कर लेने की वजह से, जो जनानी कत्ल के इल्जाम से तो बरी हुई है, बटुए की चोरी का इल्जाम तो उस पर अभी भी लग सकता है। $5,000 की चोरी का इल्जाम नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उसने फेंकी हुई चीज उठाई थी। तुम अपनी किसी कीमती चीज को अपने इस्तेमाल के काबिल ना समझो और उसे फेंक दो, और उसे कोई दूसरा उठा ले, तो क्या वो चोर कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो चीज फेंक दी तो वो मेरी तो ना रही, तो उसे कोई भी उठा के ले जा सकता है। अच्छा, ये बात है। अभी आई वड्डे पापा जी की बात समझ में। ये लॉस्ट एंड फाउंड का खोया पाया का केस नहीं है, जिसमें खोने वाले की आइटम पाने वाले को एक रीजनेबल टाइम में लौटानी होती है, मालिक का पता ना लगे तो थाने जमा करानी होती है। ना लौटाने की सूरत में पाने वाला चोर कहलाता है। लेकिन मौजूदा केस में सिक्का का बटुआ खोया नहीं था। उसमें मौजूद रकम अगर चोरी हुई थी तो वो समीर सक्सेना ने चुराई थी। उसने बटुए में मौजूद रुपए निकालकर उसकी जगह डॉलर रखे थे और बटुआ फेंक दिया था। यूं फेंकी गई चीज को, अबंडेंट आइटम को, कोई उठा ले तो वो चोर नहीं कहलाता।
$5,000 के नोटों से लैस बटुए को जब समीर सक्सेना ने बेडरूम के फर्श पर फेंका था तो उस रकम पर उसका कब्जा खारिज हो गया था। ऐसी फेंकी गई चीज को कोई भी उठा सकता है और अपने अधिकार में ले सकता है। ऐसे शख्स को चोर नहीं कहा जा सकता, उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लग सकता। यानी बेबे कातिल तो साबित नहीं हुई, चोर भी साबित नहीं हुई। बिल्कुल। और वो रकम फाइंडर कीपर के नियम के तहत अचला की। ओए ओए, क्या कह रहा है? चोपड़ी और दो दो? हाँ, एक तो चोर, दूसरे माल भी उसी का। हाँ, इतनी बड़ी रकम उस झूठी जनानी की। हाँ, तूने उसे फांसी से नहीं तो उम्र कैद से बचाया। आधी तो मांगता। वो तो सारा ही दे रही थी, तूने नहीं ली। मेरा उस पर क्या हक बनता था? ओए, तूने इतनी मेहनत की ब्लास्ट के लिए, एक्सक्लूसिव स्टोरी हासिल करने के लिए कि जो मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे हासिल हो गई। ब्लास्ट के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी हासिल करने के लिए की, जो कि मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे हासिल हो गई। कमला माहिया, अकल दा अन्ना, नगदऊ का दुश्मन, सारा नशा उतार दिया। ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ जी, गोली वजे ਵੱਡੇ पापा जी ਨੂੰ। ओए, मेरा मतलब है तेनू। सुनील हंसा। हंसया ही कंजर। सुनील फिर हंसा। उस जनानी को भी तो देखो। नगदऊ की बात आई, तूने कहा जाने दो, उसने जाने दिया। मतलबी महाई अभी ना शुक्री। यूं ही बड़बड़ाते हुए रमाकांत ने अपना गिलास खाली किया और नया सिगरेट सुलगाया। इधर आओ, की ना तेरा? उसने एक वेटर को बुलाया। वेटर लपकता हुआ करीब आया और अदब से बोला, यस सर। ओए, ड्रिंक तेरा प्यो ले आएगा। अभी लाया सर। वेटर नए ड्रिंक्स लेकर आया। तब तक रमाकांत का मिजाज काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। वो नया जाम उठाता बोला, चल शुरू से चेयर्स करते हैं। सुनील गिलास ऊंचा करता बोला, टू क्राइम एंड कैचिंग ऑफ क्रिमिनल्स। रमाकांत जोश से बोला, बाय फेयर मीन्स और फाउल। लेट्स ड्रिंक एज लॉन्ग एज वी विल, वी लिव, एंड लिव एज लॉन्ग एज वी ड्रिंक। जब तक जीते रहें पीते रहें, जब तक पीते रहें जीते रहें। खसमानु खाए नगदऊ, जहन्नुम में जाए दुश्मन। यारा नाल बहारा, मेले मित्रां दे। और ये कहानी समाप्त। कैसी लगी दोस्तों पाठक साहब की ये कहानी? फॉर अ चेंज कुछ ज्यादा लंबी कर दी गई नहीं? मुझे तो लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जैसे 3-4 घंटे की कहानी होती है, तो अगर मैं अपनी स्लो रिसाइटिंग स्पीड को, रीडिंग स्पीड ही कहा जाएगा, रीडिंग स्पीड को खातर में लाऊं तो भी कम से कम 9 घंटे की कहानी है ये। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह 17 तारीख को मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा था और आज तक के आपके जितने भी कमेंट्स हैं, इनका उत्तर देने के बाद अब से, यानी अगली कहानी ऑनवर्ड्स, हर कहानी के साथ ही जितने कमेंट्स आएंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे। यार बहुत लंबा हो जाता है। ये मैंने पिछली कहानी में भी कमेंट किया था, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उसे कैरी ऑन नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। बट
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं कमेंट्स। फिरौती तक से शुरू हो रहे हैं ये तो, है ना। बीच बीच में दूसरी कहानियों पर भी कमेंट्स किए लोगों ने, तो उम्मीद है सबको अपनी अपनी कहानी का उत्तर मिल जाएगा। अजय राजपूत जी ने लिखा था, भाई मज़ा आ गया, शानदार प्रस्तुति। ये फिरौती पर कहा है इन्होंने। थैंक यू अजय राजपूत जी। जय सुख जेठवा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई कहानी अच्छी जा रही है, अब देखना है कि आरडीएक्स देवराज की तरफ होंगे या उसके खिलाफ। तो देख लिया होगा आपने, इसलिए इस पर भी धन्यवाद आपके कमेंट का। राजेंद्र कांत शर्मा जी कह रहे हैं, नाइस, थैंक यू जी। जय सुख जेठवा जी ने कहा, कहानी में सब अपना खेल खेल रहे हैं, थैंक यू, बिल्कुल। संजय सक्सेना जी ने कहा है, विक्रम भाई नमस्कार, जबरदस्त अंदाज में कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एसबी जी ने कौन है कातिल पर कमेंट किए हैं। ओह, मैं भी उसी पर शक कर रही थी जिस पर विवेक आगाशे कर रहा था। हाँ, काफ़ी अच्छी, मैंने कहा ना, वो जैसे वो था ना, रुका हुआ फैसला, उस तरह की कहानी लिखी है, काफ़ी अच्छी लिखी। विवेक आगाशे सीरीज की ये पहले ही सुनी है, बहुत ही लंबी थ्योरी ऑफ रिडक्शन पे बेस्ड। हाँ बिल्कुल, सब्लिमेशन एंड एलिमिनेशन थ्योरी। जितना मैंने पढ़ा सुना है, सुनील और सुधीर सीरीज ही अच्छी लगती हैं। हाँ कह सकते हैं, यानी उसमें ये जो जासूसी कुंडियां हैं ये ज़्यादा हैं जैसे इसमें थी। तो यू नो, जैसे अभी कत्ल का एक ऑल्टरनेट कैंडिडेट है, तो उसको सोच सोच कर, अब जब ये आदमी खुद पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में ना एक्चुअली चल रहा होता है कि ये होगा या ये होगा, क्योंकि ये होता तो ये भी हो सकता था। अब होने को तो मतलब अभी पाठक साहब ने अचानक से समीर सक्सेना को, जिसका कोई तिया पांचा नहीं था कहानी में, वो ला दिया, और कहानी के बिल्कुल आखिरी एंड पर आकर हमें बताया गया कि वो क्या था, वो कौन जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहा था, चाइना वडेवर, ठीक है, वो बिल्कुल उनके फ्लैट्स के सामने था। इतनी वाइटल जानकारी जो है वो अगर राइटर छुपा कर रखता है और पढ़ने वाले को सोचने का मौका नहीं देता, तो बुरी नहीं तो माइंड नंबर तो कटेंगे। खैर, आपका अगला कमेंट है, सोहल इज टू इंटेंस टू हैंडल, मोरोवर उसके साथ बहुत नाइंसाफी होती रहती है जो अच्छी नहीं लगती। हाँ बिल्कुल सही कहा, उसकी 65 लाख की डकैती ही ऐसी है जो आउटस्टैंडिंग है। हाँ, मैंने सुना है पाठक साहब के मुंह से भी कि 65 लाख की डकैती नहीं, उनकी दुनिया पलटी थी, उनकी भी और सोहल की भी, और दैट मैटर विमल की। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं, विक्रम भाई जी एक बात आप मेरे को बताओ, दिल के दादा जो कि अनिल मोहन जी के द्वारा लिखा नावल है, दिल्ली का दादा जो कि अनिल मोहन जी के द्वारा लिखा नावल है, वो 3 भाग में है। एक भाग तो दिल्ली का दादा हो गया, दूसरा खूंखार हो गया, तीसरे भाग का क्या नाम है, बताने की कृपा करें। यार ये मैंने भी दोनों कहानियों में देखा तो है, मुझे पता तो नहीं है, और ऐसा कोई मुझे उसका सीक्वेंस दिखा भी नहीं कहानियों में। अगर किसी हमारे श्रोता को पता हो तो वो बताने की कृपा करें। ये कह रहे हैं अपने शैलेंद्र कक्कड़ जी की दिल्ली का दादा भाग 1 है, खूंखार दूसरा है, और इसका कोई तीसरा भाग भी है। सारा मुजम्मिल जी कह रही होंगी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत प्रस्तुतिकरण, धन्यवाद सारा जी। वाई दिस क्यू, अति सुंदर। सुनील की रिपोर्ट की बारीकियां, रिपोर्ट का मकसद, भाषा, हर बात बहुत ही सराहनीय है। दिस मेक्स एसएमपी स्टैंड डिफरेंट। इनका कमेंट टूटी कड़ियों पर आया था, धन्यवाद। सुहानी फन प्रोजेक्ट वर्ल्ड, नाउ दिस टाइम सुरेंद्र मोहन पाठक ऑन टॉप, वो अच्छा नहीं तो कोई अच्छा नहीं। हाँ कह सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है, जैसे आप पसंद करें वही अच्छा, मतलब हमारे लिए तो वही अच्छा जो हमें अच्छा लगे। दुनिया में
लोगों को न जाने क्या क्या अच्छा लगता है। वाई दिस क्यू जी कह रहे हैं लगता है चाईबासा में पुलिस चौकी भी नहीं है। नहीं नहीं, पुलिस चौकी तो है, उन्होंने पहले कहा ना कि भाई उनसे सब डरते हैं। आई तो थी पुलिस, वो किसी न किसी चौकी में ही आई, चौकी से ही आई होगी। महेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू। राजेंद्र कांत शर्मा जी कह रहे हैं गुड, थैंक यू। ट्रू 9324 कह रहे हैं सुनील सीरीज का सबसे बकवास नावल ये लगा मुझे, साजिश के लिए लिखा है इन्होंने। विमल सीरीज के राज बहादुर बखिया को भी घुसा दिया इसमें, लगा ही नहीं ये एसएमपी की रचना है। ओके, हो सकता है। वैभव देशमुख जी कह रहे हैं धीरे धीरे कहानियां बोरिंग हो रही हैं, मिस कॉल का असर हो गया लगता, कुछ झाड़ फूक करानी पड़ेगी। ये फिरौती पर लिखा है इन्होंने कमेंट, और ये 5वें भाग पर था। एंड मुझे लग रहा है ये इनकी अकेले की वो नहीं है इसमें, कुछ हद तक मुझे भी ऐसा ही लगा था। या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज कहानियां पढ़ रहे हैं, बताइएगा, ब्रेक लगाना हो तो ठीक है। हो सकता है उस वजह से भी ऐसा हो सकता है, जब आप किसी चीज़ का सेवन ज़्यादा करें तो वो अच्छी नहीं लगने लगती। विवेक चौहान जी कह रहे हैं तगड़ा सरप्राइज दिया विक्रम भाई, थैंक यू सो मच। तगड़ा सरप्राइज किस पर दिया है? रौती नंबर 6 पर। अच्छा, चलो थैंक यू। लक्ष्मी सिंह जी कह रहे हैं कहानी अच्छी लगी विक्रम जी, थैंक यू। सना खान जी ने लिखा है विक्रम भाई कहानी बहुत अच्छी है, देवराज की सुनने में मज़ा आता है, थैंक यू। वाई दिस क्यू 6 पार्ट सुन चुका, पर अभी तक कहानी में कहीं भी कोई स्पार्क नहीं आया। यह फिरौती के लिए लिखा है इन्होंने। वो आया भी नहीं क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी ऊपर लिखा हुआ था देवराज चौहान RDX, है ना, और अंदर इट्स लाइक कि आप क्या कहूँ, आप मान लो कोई खास स्पेशल देवराज चौहान का मसाला का डब्बा रखा हुआ है और RDX का डब्बा रखा हुआ है, और जो वो बना रहा है ना आपके लिए भेलपूरी, उसने बाकी सब डब्बों में से सब कुछ डाल लिया है, सिर्फ उन 2 डब्बों को वहीं रखा हुआ है, और वो केवल हमें दिख रहे हैं कि हाँ ये 2 डब्बे भी हैं, अभी इनमें से कुछ निकलेगा डलेगा और ये कहानी और चटपटी हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। ऐसा ही हुआ कुछ। सूरज कुमार जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी नाइस सर, धन्यवाद। ममता पाटिल जी कह रहे हैं मस्त, देवराज के उपन्यास कभी बोर नहीं होते सर, थैंक यू ममता जी। कृष्णा बहन कह रही हैं विक्रम भाई नमस्कार, कहानी अच्छी जा रही है, डकैती के उपन्यास से कुछ हटकर है, इसलिए अच्छी लग रही है, बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद, थैंक यू। SS वोरा जी ने लिखा है नमस्कार विक्रम जी, पता नहीं क्यों मुझे वेद प्रकाश जी के कुछ ही नावल अच्छे लगते हैं, उन्हें ही आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। 3 तिलंगे, आ बैल मुझे मार, वेद प्रकाश जी के पुराने नावल हैं जो थ्रिलर हों, जासूसी नहीं तो बकवास लगते हैं। ठीक है, लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वाई डिस्क्यू जी कह रहे हैं केवल चेतना का की गवाही काफ़ी थी प्रशांत को बचाने के लिए, बात सही है आपकी। अवतार बोरा जी कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, कहानी में RDX की एंट्री हो चुकी है, अब यह कहानी और भी खतरनाक रूप लेगी, कहानी सुनाने का दिल से धन्यवाद। और मुझे लगता है अवतार जी आपका भी मेरी तरह से ये भ्रम टूटा होगा। खैर, उमेश शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत अच्छी कहानी विक्रम भाई, देवराज की कहानियां ही अच्छी लगती हैं, उम्मीद है कुछ और भी कहानियां आपके द्वारा मिलेंगी। मिलेंगी जी। समीर हिंदुस्तानी कह रहे हैं हेलो विक्रम भाई, कहानी अच्छी है पर देवराज चौहान की कहानियों से मेल नहीं खाती। देवराज चौहान कभी भी आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलता, वो हमेशा अपने प्लान पर चलता है, और ना ही अपना पूरा प्लान किसी को बताता है, जिससे जितना काम उतना ही बताता है। लेकिन यहाँ वो टोनी से पूछता है अब मैं क्या करूँ, और इस इंतजार में बैठा है जब उसे पता था वो उसका भाई है, हालांकि उसने अपने मतलब के लिए किया। बिल्कुल सही कहा। मतलब तभी तो हमें ये कहानी, किसी को भी मुझे नहीं लगता अच्छी लगी होगी, यानी मज़ा नहीं आया, ऐसे कह लेते हैं।
क्योंकि जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। आपने ठीक है, कई बारी ऐसा होता है ना। कैसे 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 बताऊं मैं। हम्म, मान लो हमने जैसे मैंने एक ना मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उसमें हुआ क्या कि उसमें शम्मी कपूर साहब जो है ना वो एंड में विलन निकलते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये जानकर कि यार ये आदमी, क्योंकि हमारी एक इमेज बनी होती है कि ये आदमी विलन निकला। एंड शायद उस वक्त बचपना था या कुछ भी था, तो मुझे बड़ा शौक लगा था देखकर, क्योंकि उन दिनों में तो समझ भी बहुत कम होती थी फिल्मों की। लोग वैसे ही फिक्शन को कुछ ज़्यादा उससे लेते थे, और तो उसी तरह से हो जाता है कि हमें पता है कि देवराज चौहान की क्या क्वालिटीज़ है, उनको वो किस तरह का काम करता है। और जब वो अपनी लीक से हटकर काम करता है तो वो कहानी अच्छी नहीं बनती है। खैर, एक्सपेरिमेंट किया होगा राइटर ने, और क्या। एसबीजी ने लिखा है, वाओ, मज़ा ही आ गया, बैक टू बैक 2 एसएमपी नॉवल। थैंक यू भाई जी, थैंक यू जी। वाई दिस क्यू। साफ साफ पता चलता है कि पाठक साहब के नावल पढ़ने में आपको भी बहुत आनंद आता है और आपकी प्रस्तुति भी अधिक उम्दा हो जाती है। थैंक यू। विशेष सानी जी कह रहे हैं, नमस्ते सर जी, कहानी अच्छी है, धन्यवाद। सुरेश कुमार जी ने फिर थैंक यू लिखा है। अजय राजपूत जी ने भी लिखा है, थैंक यू, मज़ा आ गया, शानदार कहानी, मज़ेदार प्रस्तुतिकरण। राजेंद्र कांत शर्मा जी कह रहे हैं, गुड। एस बी जी लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं, विक्रम भाई जी, कम से कम आपकी कशिश आवाज़ में नॉवल को सुपर डुपर हिट कर दिया, थैंक यू। पी आर चोपड़ा जी कह रहे हैं, रिपीटिंग सेम थिंग्स, नो एक्शन, नो रोल ऑफ महादेव, जस्ट बिकमिंग अ सोशल नॉवल, बोर हो गए हैं, स्टार्ट सम न्यू स्टोरी, नो थ्रिल, नो सस्पेंस। 9वें भाग पे लिखा है इन्होंने। हाँ जी, क्या करें। एम एस लाल किला, बहुत बढ़िया कहानी है जी, थैंक यू। कृष्णा मैन ने लिखा है, विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास ज़्यादा ही लंबा हो गया, कहानी जहाँ के जहाँ रुकी हुई है। त्र्यंबकम भी दीजिए, उसको क्यों भूल गए, बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद। त्र्यंबकम का तो मैंने उत्तर आपको पहले भी दे दिया, शायद आप लोगों तक पहुँच गया होगा। और हाँ, कहानी अच्छी नहीं थी, यानी मज़ा नहीं आया, अच्छी तो थी लेकिन मज़ा नहीं आया। महेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कहानी बहुत अच्छी है, आपके कहने का तरीका भी बहुत अच्छा है, कहानी कुछ धीमी है। मुझे ऐसा लगता है आपने अर्जुन भारद्वाज सीरीज का एक उपन्यास अभी इससे पहले अपलोड किया था। आपके सुनाने का तरीका शानदार है, लेकिन अर्जुन भारद्वाज सीरीज का मुझे आज तक केवल एक उपन्यास अच्छा लगा, उसका नाम है सूरमा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस उपन्यास को ज़रूर पढ़ लीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर सुनाइएगा। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ मैं अभी। आपने कहा अर्जुन की सीरीज में सूरमा। सूरमा अर्जुन की सीरीज का कौन सा नॉवल है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है महेंद्र जी, नोटेड डाउन, ढूंढता हूँ कहीं से। सुखदीप सिंह जी कह रहे हैं, नमस्कार सर जी, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, थैंक यू। वाई दिस क्यू। वाई दिस क्यू जी कह रहे हैं, पुलिस शुक्ला के घर कैसे पहुंच गई? रात को तो उन्हें सुनील ने बताया नहीं था कि वो शख्स शुक्ला था। मैंने बताया ना आपको कि बस यहीं पर जो है, और हो सकता है कि जब राइटर असल में लिखता है ना, मान लो इसी कहानी का लेते हैं हम, कि वो जो, क्या नाम था यार उस चाइना, चाइना टाउन था, एक मिनट, चाइना वटेवर, मुझे देखने दो यार तक। कैसे भूल गया मैं। अरे अभी तो यही था भाई, कौन से पन्ने पे था?
फ्रंट डोर 500 आपको सामने है तो मुमकिन है ऐसी जानकारी, फिजूल की जानकारी। डर 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 डर। कमाल है, जब कोई चीज़ ढूंढनी हो ना तो वो मतलब मिलती नहीं है। अदरवाइज अभी मेरे दिमाग से एकदम से सरक गया, क्या नाम था वो, चाइना। अरे सॉरी सॉरी दोस्तों, मेरे ना ये मेरी, मैं मानता हूँ कि शायद ये मेरी ना कमी कह सकते हैं इसे। एक गरारी फंस जाए ना कहीं तो फिर फंसी रहती है जब तक वो उसका एरर ठीक ना कर दिया जाए। कहाँ खाना खाया था उन दोनों ने यार। उसने कहा है कि वो अभी लंच संतोषी अपार्टमेंट के सामने चाइना पर्ल में, चाइना पर्ल में संतोषी अपार्टमेंट के सामने खुर्शीद आर्केड में। अब ये जो चाइना पर्ल खुर्शीद आर्केड में ये जो जगह बताई गई है चाइना पर्ल, ये हो सकता है पाठक साहब ने पहले अपने शुरुआती पन्नों में कहीं ये क्लू भी छोड़ा हो, क्योंकि आप रीडर को पूरा मौका देते हैं, लेकिन फिर जो प्रकाशक होते हैं उन्होंने, क्योंकि पैसा उनका, सब कुछ उनका, तो उन्होंने बंदे छोड़े होते हैं। कुछ तो खुद ही करते हैं, कुछ जिनको इतनी बड़ी 300-300 पन्ने की किताब पढ़ना और उसके ऊपर राय देना, तो फिर उनकी सलाह के मुताबिक पेज आगे पीछे कर दिए जाते हैं। खैर, इस वजह से ही पुलिस शुक्ला के घर पहुंच गई होगी बिना सुनील के बताए, कहना मैं ये चाहता था। अजय राजपूत जी ने कमेंट किया है, सूरज कुमार जी ने किया है, थैंक यू, आप सब ने धन्यवाद लिखा है, तो आप सबका भी धन्यवाद। अवतार जी ने लिखा है 11 नंबर पे फिरौती पर, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी में मजा नहीं आया, RDX तो बहुत ही ठंडे ठंडे कहानी से गायब हो गए। देवराज चौहान खुद ठंडे ठंडे गायब हो गया। खैर, मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छी सी कहानी जिसमें हो, लाते हैं। सर जी वेद प्रकाश शर्मा का क्रांति सीरीज लेकर आइए, क्रांति सीरियल सीरीज, नीरज शर्मा जी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है नीरज शर्मा जी। अवतार बुरा जी ने लिखा है, विक्रम भाई नमस्कार, ये कहानी तो कोटा के उसके चारों बेटे और गजनी के इर्द गिर्द ही घूमती रही, देवराज चांद का कोई खास रोल नहीं है। सही कहा आपने। 38 शैलेश भाई कह रहे हैं, यू आर राइट विक्रम भाई, स्टोरी वॉज गुड टिल एपिसोड 11, RDX वॉज इन लाइक गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, और क्या। 38 शैलेश भाई ने एक और कमेंट लिखा है, मैं तुम्हें बड़ा बना दूंगा। ये पंक्ति लगभग 40-50 बार दोहराई जाती है। हमेशा की तरह कहानी का वर्णन बढ़िया है, थैंक यू। फिर आपने लिखा है, कृपया प्रत्येक एपिसोड के पूरा होने पर टिप्पणी अवश्य पढ़ें, अन्यथा आप लिंक से चूक जाएंगे। हाँ, लग मुझे भी रहा है, लेकिन कोई नहीं। विक्रम भाई नमस्कार, कहानी शानदार है और आपकी प्रस्तुति उससे भी अच्छी है, थैंक्स भाई। ये नवीन कुमार जी ने लिखा है, थैंक यू। MS लाल किला लिख रहे हैं, विक्रम भाई को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। शैलेश भाई ने लिखा है, कैन यू प्लीज रीड देवराज चौहान एक दिन का हिटलर, शूट आउट इन बर्मा, अर्जुन भारद्वाज का खतरे का हथौड़ा। ठीक है भाई जी,
ये मैंने नोट कर लिए। एक दिन का हिटलर तो मुझे लग रहा है कहीं है। एक दिन का हिटलर भी और शूट आउट इन बर्मा भी कहीं पर तो है, किसी चैनल पर। खैर कोई नहीं, आपने कहा है तो जरूर लिस्ट में ऐड करते हैं। नवीन कुमार जी कह रहे हैं विक्रम भाई, एक दिन में 2 एपिसोड अपलोड होने से कहानी का तारतम्य अच्छा बन रहा है। हाँ यार, मुझे ना जब जब मैंने 12 रिकॉर्ड कर दिए ना, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो पाठक लोगों को ना बहुत बड़ा धक्का लगेगा 12वें तक पहुंच के। मुझे पढ़ते पढ़ते लगा, मैंने कहा नहीं यार, इससे पीछा छुड़वाएं सबका। इस कहानी का इंतजार करने का ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं। आप कहानी सुनो और उसका कोई फल ना निकले ना, यानी आंतरिक सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी होती है। तो मुझे लगा कि नहीं, इससे मेरा बस चलता तो मैं सारे के सारे एपिसोड एक ही दिन में डाल देता, लेकिन मैंने कहा छोड़ो ये। इसीलिए मैंने 2-2 कर दिए कि चल, चूंकि रिकॉर्ड हो ही चुके थे तो फटाफट निपटाओ इनको। तो मुझे पता था कि सुनने के बाद सबको लगेगा भाई ये क्या सुन लिया। चलो, अम, खैर नवीन भाई, आपका कमेंट का धन्यवाद। शैलेश भाई कह रहे हैं आई एम 50 years old। हाँ जी भाई, अब कुछ दिनों बाद हमारे पास मैं भी कह सकूँगा। 1 2 3 3 साल बाद। टिंकू लाल जी कह रहे हैं कहानी तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन लास्ट में धमाका नहीं देखने को मिला। हाँ सही कहा आपने, धमाका नहीं देखने को मिला। लक्ष्मण पी सुदय जी कह रहे हैं नई कहानी सुनील सीरीज की हो गई जी, मिल गई होगी आपको, है ना? आपने फिरौती के बाद कहा है तो दोहरी चाल आपको मिल गई। जया यादव जी कह रहे हैं एक अच्छी कहानी का नीरस अंत रहा। कहानी का अंत इससे अच्छा हो सकता था। इन्होंने भी फिरौती पर ही लिखा है, देखा? तो इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने 2-2 डाले थे कि बुरा ना लगे लोगों को। फिर भी देखो, जया यादव जी ने मेरे ख्याल से पहली बार कमेंट किया है, क्या हो सकता है अगर मैंने, यानी ये नेम मैंने पहले नहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने भी ये लिखा कि वह क्या था ये। खैर, धन्यवाद जया जी। राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं जगमोहन बहुत मजेदार पात्र है घर का शेर में। हाँ, अभी होता ही है ना कि अब अनिल मोहन जी भी तो किसी ना किसी को पढ़ते ही होंगे। बिना पढ़े लिखा नहीं जा सकता। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप लिख नहीं सकते। और पाठक साहब को ना पढ़ाओ, ये हो नहीं सकता। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। अब पाठक साहब के पास कुछ एक आप समझो कि पक्के करा कैरेक्टर्स हैं। जैसे ये रमाकांत है ना, जो कि पैसे के पीछे भागता है। जगमोहन भी पैसे के पीछे भागता है। मैं ये नहीं करूँ कि जरूरी हो है कि यू नो ये इसी से प्रेरित हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि हाँ, इस तरह की फितरत वाले भी, हालांकि जैसा देवराज चौहान है, वैसी फितरत वाले के साथ जैसी फितरत जगमोहन की है, वैसे लोग ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। बताइएगा, आपको आपके जीवन में कोई हो ऐसा जो इस तरह के 2 नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ चल रहे हो कहीं। खैर, शब्बीर भाई ने कमेंट किया है जगमोहन की कमी महसूस हुई, लगता है जगमोहन नहीं आएगा। आना होता है तो पहले ही देवराज चौहान के साथ देवराज चौहान बुला लेता। वैसे अच्छा ही है, इससे लकड़ बग्घों ऐसे लकड़ भग्गों के लिए देवराज चौहान अकेला ही काफ़ी है। 8 नंबर पे पहुंचकर आपने लिखा है ये है, ठीक है। हाँ, पहले ही निकाल दिया उन्होंने कि यार ऐसा करते हैं। नहीं, हुआ क्या होगा ना कि इन्होंने, क्योंकि देखो, इन्होंने अनिल मोहन जी ने कुछ एक जनरल भी लिखे हैं, और कुछ एक का टेस्ट तो ना वो जो गुलशन नंदा टाइप होते थे ना, समीर के, गुलशन नंदा के, और वो जो रानू टाइप के होते थे, वो जो थोड़ा फैमिली ड्रामा टाइप के जो होते थे,
उस तरफ को भी जाते दिखते हैं कुछ कहानियां। वो जो इनकी अनिल मोहन जी की जो थ्रिलर सीरीज है कह लें, ठीक है, तो उसको लिखने के बाद हो सकता है कि ये कहानी इन्होंने ना केवल ये अ, इसकी कोटला की और ये चार भाइयों की और इनकी लिखी हो, और ये ले गए हो कि भैया ये लो छाप दो, और प्रकाशक ने कहा हो कि नहीं है। या फिर हो सकता है कि देवराज चौहान सीरीज का कोई ऐसा चल गया हो, या आरडीएक्स सीरीज और देवराज चौहान सीरीज दोनों का मिक्सचर ऐसा चल गया हो कि प्रकाशक को लगा को अभी मौका है, फटाफट छाप देते हैं। तो 4-5 पन्ने और इधर के ऐड किए, देवराज चौहान को लाया, उधर से आरडीएक्स का मसाला ऐड किया और निकाल दिया। ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। शब्बीर भाई ने आगे लिखा है, ये कोटला तो सांप निकला जो अपने ही बच्चों को निगलता जाता है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। हाँ, ये भी खैर जीवन है। शब्बीर भाई, होता होगा, ऐसे ऐसे लोग भी होते होंगे जो हम्म, बच्चे ज़्यादा हों तो हो सकता है कि कुछ से कम और कुछ से ज़्यादा प्यार हो, क्योंकि संभावना तो मुझे नहीं लगती, लेकिन और उनमें केवल बाप का रोल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है उम्र के इस पड़ाव में मेरी सोच का मतलब मेरी इस विचार में मेरे उम्र के इस पड़ाव का भी कोई रोल हो। कोई यही बात मुझसे 20-25 साल पहले पूछता तो शायद मैं ऐसा जवाब ना देता। कुछ भी हो सकता है। खैर, सूरज कुमार जी लिख रहे हैं, थैंक यू सर। मोहित कुमार जी ने लिखा है, आपको अगली कहानी का सजेशन दूं? मेरी मानो तो आप मुकेश माथुर सीरीज की कोई कहानी सुनाओ, क्रिस्टल लॉज के अलावा, क्योंकि वो यूट्यूब पर है। मुकेश माथुर की कहानी, मुकेश माथुर की थ्रिलर सीरीज में एक कहानी तो मुझे याद है, वारिस और 7 साल बाद। ठीक है, धन्यवाद मोहित जी, करते हैं इसका भी कोई ना कोई शुभारंभ। सेल्वा रेड्डी जी का कमेंट है, कहानी बहुत शानदार लगी और कैरेक्टर भी अच्छा लगा। मैं बहुत पहले से इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज कमेंट कर रहा हूँ, थैंक यू। करते रहिए कीजिए, कुछ ऐसे ही लिख दीजिए जैसे हमारे भाई सूरज कुमार लिखते हैं, थैंक यू वेरी नाइस, तो उससे हौसला बना रहता है कि कुछ भाई लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं। हो सके तो इस सीरीज़ की कहानियाँ भी कभी कभार अपलोड कीजिएगा। हाँ हाँ, बट फर्स्ट प्रायोरिटी ओनली देवराज चौहान सीरीज़। मुझे समझ आ रहा है ऐसी स्टोरीज़ के शौकीन लोग बहुत कम हैं, नहीं तो अब तक चैनल बहुत ग्रो कर जाता। हाँ, बात ये ना कि ये नीश जो है ये अब मैंने देखा है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है वो एक विशेष आयु वर्ग की है, यानी जो 35 साल से ऊपर के हैं वही लोग हैं। एक इतनी लंबी कहानी सुनने के लिए ना आपके पास उतना मेंटल फोकस चाहिए होता है, जो कि फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारणवश जो यंग लोग होते हैं उनमें नहीं होता। मैं ये भी कहना बंद कर देते कि चलो यंग लोगों में फोकस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी वैसी नहीं होती। फिर एक दो कहानियां सुनने के बाद हो सकता है उन्हें लगता हो कि यार ये एक ही तरह की कहानी है कि एक आदमी ने डकैती करनी है, वो दो लोग हैं, कहीं से बाहर से 3-4 लोगों को इकट्ठा करेगा, उनमें से कोई एक धोखा देगा, फिर वो उस धोखेबाज से की वजह से पैसे गुम हो जाएंगे, धोखेबाज से वो बदला ले लेगा, लेकिन पैसे हाथ में नहीं आएंगे, आएंगे तो आधे आएंगे, और बस इतनी सी वो है। और थोड़ी बहुत लीप ऑफ फेथ होगी कि सोहन लाल इस खड्डे में से निकल गया, या यहाँ बम फट गया, या कुछ हो गया, जैसे वो था डकैती का जादूगर में, दीवार में ग्रेनेड मारकर वहां से छेद कर दिया इतना बड़ा थैला भर के। कुछ भी हो सकता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इंतजार कर रहे हैं हम। ग्रो तो वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा,
रोताए फल होए, रोताएगी तो फल हो जाएगा। संतोष जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, बहुत बढ़िया उपन्यास है, धन्यवाद आपको। थैंक यू संतोष जी। आपने ये दूसरे भाग पर कमेंट किया है, मैं इसे सप्रेम स्वीकार करता हूँ। 12वें पर भी यही कमेंट मिलेगा तो मजा आएगा। ऐसे ही कह रहा हूँ। सेल्वा रेड्डी जी ने फिर एक कमेंट किया है 12वें भाग पर, मैं तुम्हें सबसे बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं 10th एपिसोड के बाद सोच रहा था कि ज्ञानी कैसे टोनी को, अच्छा गजनी कैसे टोनी का मुंह खुलवाएगी, क्योंकि टोनी भी चालाकी कर रहा था। मगर लास्ट में वो सीन स्क्रिप्ट अलग ही लेवल की निकली, जबरदस्त। हाँ, वो तो अगेन वो एक ऐसा दाव था कि सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन जब सोचा कि वाकई ऐसा हो तो जो जो लोग अब, और हो सकता है कि ये कमी मुझ में भी हो, मैं कोई अपने आप को अलग करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब किसी को सामने से कह दिया जाए ना कि यार नहीं नहीं तुम बेकार हो, कोई दूसरा ज़्यादा बढ़िया है, तो फिर आदमी फट जाता है। और वही उसने किया। सही पकड़ा आपने। तलवार रेड्डी जी ने लिखा है, फिर आप रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सेटअप यूज़ करते हैं? शुरुआत से ही क्वालिटी अच्छी है। कोई सेटअप नहीं यूज़ करते जी, ये हेडफोन का जैक लगा हुआ है मोबाइल के अंदर और यहाँ रिकॉर्ड हो रही है कहानी। और क्या करना है। और क्लिप एडिटिंग आप ही करते हैं? आपको कहाँ एडिटिंग लगी इसमें? जैसे रिकॉर्ड होती है उसको कंप्यूटर पर कॉपी करके, वो एक हमारे भाई है थंबनेल बनाता है, उसके साथ सेटिंग की हुई है, वो अपलोड कर देता है। आपने कुछ ज़्यादा ज़्यादा वो कर लिया, इतना तामझाम है नहीं। खैर, अशरफ शाह जी कह रहे हैं आरडीएक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत तो देवराज चौहान की भी नहीं थी। सही पकड़ा है आपने। खैर, संजय सोनकर भाई लिख रहे हैं, विक्रम भाई फिरौती अच्छी थी लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो देवराज चौहान के नॉवल में आता है। सही कहा, किसी को भी नहीं आया। मुझे लगा देवराज चांद चाईबासा से इन सब का सफाया करके जाएगा, लेकिन ये सब तो आपस में ही निपट गए। हाँ बिल्कुल सही कहा। मतलब वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखो, इन्होंने दिखाया कि वो चार भाई हैं और चारों यू नो अपने अपने एरिया के उनके कंट्रोल में। अब ये तो हम मानते हैं ना कि अगर वो चारों भाई इकट्ठे हुए होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो चारों अकेले आ गए होंगे। उनके साथ कम से कम तीन तीन चार चार आदमी आए होंगे। इतना धंधा चल रहा था उनका, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारा धंधा छोड़कर बिना टच हुए बैठे रहे होंगे। पीछे से 100 काम होंगे, 100 बातें हो रही होंगी, उनके अपने परिवार होंगे, उनके अपने मिलने जुलने वाले होंगे, 100 चीज़ें कर रखी होंगी जो उन्होंने, आज मैं तुमसे मिलूंगा, मैं कल ये काम करेंगे, परसों करेंगे। वो लोग जो उनका व्यवहार रहा होगा, तो वो उन खुद अगर वो यहाँ बैठे हैं तो वो किसी को कहा होगा उन्होंने जो उनके साथ बंदे होंगे। तो इतने लोगों को कोई बाहर से लोग आए और उन्होंने आकर धर धर मारा और सबको मार मुर के सब बराबर करके निकल गए। वो भी लाइक कुछ ही देर में, वो भी एक नहीं 2 बार। लेकिन इसी को लीप ऑफ फेथ कहा जाता है फिक्शन में। खैर, और देवराज चौहान एक तरफ खड़ा देखता रहा और आरडीएक्स खामखा 1 करोड़ लेकर चलते बने। हाँ, तो जो मुझे लगता है वो यही है, इसके अंदर ये फिट किए गए हैं, इनको बाद में फिट किया गया है, लग तो ऐसा ही रहा। बाकी आपकी आवाज़ और प्रस्तुति हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। और एक बार टोनी ने लड़की को बिना फिरौती का एजाज क्यों कर दिया? खामखा में इतना बड़ा मौका गवा दिया। 700 तो छोड़ो, 300 भी नहीं मिले। टोनी शायद
टोनी जो है ना उसको अपनी एक चाल पे काबू नहीं कर पाया। वो जो महादेव को बीच में छोड़ दिया उसने, और वहीं पर टोनी मार खा गया। नहीं तो प्लान तो उसका 700 ही लेने का था, 700 से ज़्यादा हासिल करने का था। खैर, एसबी जी ने लिखा है, सो ग्रेटफुल फॉर योर हार्ड वर्क टू रीड एंड अपलोड दिस एसएमपी नॉवेल्स टेक मी टू द नॉस्टैल्जिक लेन्स एंड पढ़ना अब हो नहीं पाता ड्यू टू स्ट्रेन इन आइज, वरना मैं तो वही पुराने नॉवेल्स फिर से पढ़ सकती हूँ। हाँ, और वैसे भी अब जब सुनने को मिल जाए कहानी तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया बात है। यानी पढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट करना पड़ता है, सुनने के लिए आप कुछ और काम साथ में करते रहो, वॉक करते रहो, कुछ भी करो और तब सुन सकते हो। आपने फिर लिखा है, देवराज चौहान से आपका प्रेम जगविदित है, लेकिन हम बेचारों का ख्याल करके बीच बीच में एसएमपी नॉवल भी अपलोड किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे तो नए वाले भी नहीं चाहिए, वही पुराने भी जो किसी और चैनल पर हों वो भी यदि पढ़ दें तो भी आई एम हैप्पी। हाँ, मैंने कहा ना कि हम मतलब कोशिश मेरी यही है कि बदल बदल के ढंग के नावल पढ़ें जो सबको पसंद हो। तो ठीक है, अभी तो मैं ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से ले आता हूँ कि पता ही रहता है कि कौन सा मैंने सुना हुआ है कहीं। जब नहीं होगा तो पुराने पढ़ देंगे। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। सुनील की नावल आने वाली है, जयसुख जी ने कहा है। अच्छा, ये तो तस्वीर, सॉरी, दोहरी चाल के ऊपर का है। वर्चस्वी कौशल जी ने लिखा है, थैंक यू इन एडवांस, थैंक यू। सूरज कुमार जी ने लिखा है, थैंक यू, वेरी नाइस। वासुदेव जी ने लिखा है, विक्रम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दौलत की जगह दौलत का जहाज अपलोड है, 10 लाख अपलोड नहीं है। आप जो भी अपलोड करेंगे हमें पसंद आएगा। दौलत का जहाज अपलोडेड है, 10 लाख अपलोडेड नहीं है। ठीक है, 10 लाख कौन सा, ठीक है, मैं याद रखूंगा। जिसके आगे पीछे 10 लाख हुआ इंक्लूड कर लेंगे उसे। आपके साथ हम भी हंसते हैं, यही अंदाज तो पाठकों के मन मोह लेता है। अगली कौन सी अपलोड करेंगे? अब तो उत्तर मिल गया होगा। हाँ, इससे अगली कौन सी होगी, वो मैं कोशिश तो देवराज चौहान की कर रहा हूँ, लेकिन अभी भाई जी ने सुझाया है मुकेश माथुर सीरीज। तो मुकेश माथुर सीरीज एक पुराने वाली दिख रही है मुझे, 94 की। उसके बारे में विचार बना रहा हूँ, एक दो पन्ने पढ़ के देखता हूँ। अगर मुझे लगा कि कहीं और नहीं पढ़ी हुई या कहीं और नहीं सुनी हुई तो उसी को शुरू करते हैं। देवराज सर जी का हर उपन्यास सुना है आपकी आवाज़ में, अब अन्य प्रस्तुति हमें अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद वासुदेव जी। सूरज भाई ने फिर लिखा है, थैंक यू। कबीर भाई लिख रहे हैं, आरडीएक्स को आते आते कहानी ख़त्म हो गई और काम कितना आटे में नमक जितना भी नहीं। सारी कहानी अकेले देवराज चौहान के कंधों पर चलती है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। शुक्रिया विक्रम भाई। एक भाई ने पूछा था देवराज चौहान को देवराज चौहान कहना बोरिंग लगता है। जवाब है वो हमारी कहानी का अमिताभ बच्चन है। पूरा नाम लेने से बंदे का कद बढ़ जाता है, और देवराज चौहान तो हमारे दिलों में रहता है। बिल्कुल सही कहा विक्रम भाई की वजह से। विक्रम भाई, आप जब भी सही वक्त मिले गैंग वॉर, अंडरवर्ल्ड, ऊंची छलांग सुनाइए, जिसमें एक किरदार है साम्राज्य चौहान, जिसने देवा को देवराज चौहान बनाया है। देवराज चौहान जिसको अपना चाचा कहता है, और होटल ब्लू मून
उनका होटल है जिसका जिक्र देवराज चौहान की बहुत सारी कहानियों में हुआ है। हाँ, ठीक कहा आपने। अब आगे कुछ नहीं कहूँगा, अगली बार। खुश रहो भाई। दिल से दुआ है आपके सब्सक्राइबर जल्दी से 1001 हो जाए। पता है ये आखिरी हिस्सा ही, पहले को जो भरने में देर लग रही है, लेकिन यकीन मानिए एक बार 1000 हो गए तो फिर फॉलोअर्स बढ़ते देर नहीं लगेगी। थैंक यू शब्बीर भाई। यार ऊंची छलांग है मेरे पास, उसमें से ना मैं आज ही देख रहा था, उसमें से एक पन्ना का सेट गायब है, एक पन्ना गायब है, यानी पन्ना नंबर 20 और 21 गायब है। तो मैंने उसे हटा दिया। अभी देखता हूँ कहीं और से मिले तो, ना मिला तो फिर उसी से काम चलाते हैं। गैंग वॉर, गैंग वॉर तो यार कहीं पहले से है शायद। गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड, ठीक है। आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शबीर भाई। एसबी जी ने लिखा है, ये जो पोस्टमार्टम की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन की है ना, वही है which keeps SMP on several levels higher than his contemporaries. He used to do detailed research before he wrote anything on technical. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई ना कोई डॉक्टर साहब पकड़ लिए होंगे, क्योंकि पाठक साहब मशहूर हो गए थे। उन्हें सिर्फ जाकर ये कहना होता होगा कि मैं, अरे एक वो कौन सी थी वो, 100 मर्डर या 100 कोई, वो शायद उनकी छोटी कहानियों में से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो चंडीगढ़ जा रहे थे जब कोई आदमी उनकी कहानी नॉवल पढ़ रहा था और पीछे पाठक साहब की तस्वीर थी, तो दोनों आमने सामने बैठे थे। तो वो नॉवल पढ़ता जा रहा था आदमी, और एक आध बार ऐसे आंख उठाकर अपना पाठक साहब को देख लेता था। तो पाठक साहब लिखते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि यार ये आदमी कुछ बोलेगा, कि भाई सामने बैठा है जिस आदमी ने किताब लिखी है, लेकिन वो यदा कदा बस जैसे आंख उठाकर देख रहा है, फिर अपने नॉवल में बिजी हो जाता है। और कहता है, मैंने उससे ऐसे कहा कि अच्छा लगा नॉवल ना, काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो झट से कहता है ना, बकवास नॉवल है, यानी क्या लिख दिया है, ये तो ट्रेन में सफ़र काटने के लिए कोई टाइम नहीं, मतलब टाइम काटने के लिए कोई वो नहीं है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और वो थोड़ी देर बाद कहता है, मुझे पता है ये लिखा तुमने ही है, तुम बारी बारी मेरी तरफ देख रहे हो। तो वो क्या स्थिति हुई होगी। मैं देखता हूँ, वो छोटी कहानियों में से है, अगर हुआ तो मैं पढ़ के वो भी डालता हूँ एक आधे दिन में कभी। वो बड़ी सही, भावनाएं बहुत सही हैं उसमें दिखाई पाठक साहब ने। पढ़ा तो था पहले, अब याद आ रहा है, फिर भी मज़ा आ गया। धन्यवाद एसपी जी। समीर हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं, विक्रम भाई कैसे हो भाई, कहानी शुरू में अच्छी थी लेकिन अंत बेकार रहा। मुझे लगता है ये देवराज चौहान की कहानी नहीं है, हालांकि इसमें देवराज चौहान और जगमोहन दोनों हैं, लेकिन कहानी देवराज चौहान की कहानियों से मेल नहीं खाती और ना ही उसकी आदतों से। टोनी ने देवराज चौहान के नाम पर इतना कुछ किया, देवराज चौहान उसे छोड़कर आ गया, वरना होता तो ये था कि उसके साथ धोखा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता था, और इस बार उसने टोनी को छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे कहानी देवराज चौहान की नहीं थी। 2008 से देवराज चौहान सीरीज पढ़ता हूँ और 16 से यूट्यूब पर सुनता आ रहा हूँ। अब तो देवराज चौहान आधी से ज़्यादा सीरीज सुन और पढ़ चुका हूँ, पर ऐसा किसी कहानी में नहीं हुआ। इतना होने के बाद चुपचाप चला गया। जब उसने महादेव से कहा ये अब मेरा मामला हो गया, तो लगा कि अब चाईबासा में सफाई होगी, पर सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जैसा लेखक ने लिखा है आपने पढ़ा, आपकी क्या गलती, कोई बात नहीं, होता है। मेरे पिछले कमेंट में आपने कहा कि वो नावल आपने खोजा पर मिला नहीं। मुझे पता है कहाँ मिलेगा, उसे पता करता हूँ उसके पास है क्या। उसने बताया था कि उसके पास कुछ लेखकों के लगभग सारे नावल हैं, जैसे वेद प्रकाश शर्मा, अनिल मोहन, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश कंबोज आदि। हाँ भाई, पता कीजिएगा, और अगर मिल सके तो हम ज़रूर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बताइएगा। बाकी आपने अच्छी, आपकी रीडिंग अच्छी है,
और मुझे लगता है कि ये कहानी किसी, जैसा मैंने कहा कि किसी दबाव के तहत देवराज चौहान और RDX सीरीज बना दी गई। ये लिखी ही इंडिपेंडेंट गई थी कहानी, जो कि अब देखने को लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाद में ऊपर से देवराज चौहान को और RDX को फिट कर दिया गया ठोक पीट के। SBG ने लिखा है, ये तो आउट ऑफ नोवेयर वाला कल्प्रिट लेके आए, थोड़ा अनकन्विंसिंग लगा बट ठीक है, ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर रीडिंग SMP नॉवल, इंटरेस्टिंग नॉवल, बढ़िया वाचन। थैंक यू जी। प्रदीप भाई कह रहे हैं, कहाँ बेला सीरीज, खान वाले सीरीज, खान वाली सीरीज आलम अलार्म इलाहाबादी लिखते हैं। नहीं प्रदीप जी, समझ नहीं आया। अकरम इलाहाबादी, अच्छा आपने लिखा है, फिर आगे और लिखा है खान वाले सीरीज अकरम इलाहाबादी लिखते थे और विजय रघुनाथ वेद प्रकाश कंबोज लिखते थे। थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट बताइएगा प्रदीप जी, क्या लिखा है आपने, कुछ समझ में नहीं आया। पंकज प्रजापति ऑफिशियल जी लिख रहे हैं, ये जबरदस्त नावल होगा दोहरी चाल के ऊपर। फिर लिखा है, फिरौती नावल में देवराज चौहान को साइड हीरो जैसा काम लगता है, देवराज चौहान का असली जुनून नहीं देखने को मिला। कबीर भाई ने लिखा है, सुशांत सिंह की एक ही फोटो बहुत हो जाती है, शायद वो दूसरा वाला फोटो एक्स्ट्रा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई आपने उसकी छाती पर पढ़ा नहीं लगता, आपने उसकी छाती पर क्या लिखा हुआ है वो भी तो देखिए। वो रमाकांत की तस्वीर है, आंटी, लड़की और लाश, ये लोग परफेक्ट लग रहे हैं। थैंक यू विक्रम भाई, आप पढ़ रहे हो और हम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मालूम होता है सुनील से कोई लड़की रेणु मजाक कर रही है, बस आपका समझा समझा के पढ़ रहे हैं, फिर भी क्या बातें हो रही हैं समझ नहीं आता। अच्छा, अब ये पाठक साहब ने लिखा ही ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो क्योंकि एक लाइन में लिखा हुआ है तो, या क्योंकि एक डायलॉग उसका उसका और उसमें ये नहीं लिखा हो कि ये रेणु ने बोला है या उसने बोला है, फिर भी मेरी कोशिश तो यही होती है कि थोड़ा सा अंतराल डालकर बोलूं ताकि पता चले कि ये डायलॉग किसी दूसरे का है। बोलने को मैं सीधा भी बोल सकता हूँ, लेकिन अंतराल इसीलिए डालता हूँ कि पता चले कि ये डायलॉग किसी और ने बोला है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जहाँ नहीं लिखा होगा वहाँ, वैसे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बोलना चाहिए कि ये उसने बोला है तो मैं बोल देता हूँ। लेकिन क्या करें अब, क्योंकि नॉवल लिखा तो ऐसे ही गया है जैसे जो कि पढ़ने वाले किस में आएगा, और पढ़ने वाला जो है वो अपने हिसाब से पढ़ता है। हाँ, सुनने के टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है, और मुझे टेक्निकली इतना वो है नहीं तो मैं ऐसे दो वो लगा लूँ कि भैया एक तरफ दबाऊँ तो लड़की की आवाज़ निकले, एक तरफ दबाऊँ तो, पूछता हूँ किसी से, आजकल AI वाले हैं तो सही। खैर कोई नहीं, कमेंट के लिए धन्यवाद। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं, विक्रम भाई मुझे भी कहानी पसंद नहीं आ रही, बहुत ठहराव है इसमें, एक्शन नहीं है देवराज चौहान जैसा। कोई नहीं, दोहरी चाल के लिए जब तक आप इसके कमेंट्स के उत्तर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा। कहानी का सब्जेक्ट अनिल, शैलेंद्र कक्कड़ जी ने फिर लिखा, कहानी का सब्जेक्ट अनिल मोहन को ही बनाए, उन्हीं के उपन्यास लाजवाब होते हैं। हाँ लेकिन बारी बारी देवराज चौहान सीरीज भी ठीक है, कुछ लोग सुनना चाहते हैं SMP को या किसी और को तो वो भी ठीक है। दोहरी चाल ऑलरेडी अपलोडेड है। दोहरी चाल नाम का कोई कहानी है SM पाठक की? दोहरी चाल
इसकी सीरीज में है दोहरी चाल? अनोखी चाल है सुनील सीरीज की। अ, और तो कोई नहीं चाल। मैं वही कहूँ कि ऐसा कैसे हो गया। बस सोच समझ कर नाम सुझाया था मैंने, और ये उसी सलाह पर चलते हुए किया गया है जो हमारे कबीर भाई ने कहा था। तो और अगर कोई दोहरी चाल का नावल है तो वो ये नहीं होगा। खैर कोई नहीं। एएस व्यास जी का एएस व्यास जी का कमेंट था ये। जयसुख जेठवा जी कह रहे हैं विक्रम भाई कहानी पका रही है, कहानी का सिर पैर पता नहीं चल रहा। और है आपके चैनल पर 8 महीने पहले भी एक स्टोरी सुनील की, उसका नाम भी दोहरी चाल है। तो एक ही स्टोरी है या अलग अलग? क्योंकि अभी मैंने उसे सुना नहीं आए। क्या मैंने एक ही कहानी को, एक ही नाम को 2 बार ही चिपका दिया क्या? और अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बिलंडर हो गया, एकदम बिलंडर हो गया। अरे हाँ, सबसे पहली कहानी ही दोहरी चाल थी। एकदम बिलंडर हो गया ये तो, सच में। कोई बात नहीं। अभी इसीलिए इसका जो इंट्रो था वो सोचा नहीं गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका नाम बदल देते हैं। अभी कहानी ज़्यादा दूर नहीं गई है। कितने लोगों ने सुनी है? 300 400 लोगों ने सुनी है। तो यार सबने सुन तो ली मेरे ख्याल से। जितने लोग तकरीबन तकरीबन सुनते हैं उतने लोगों ने तो सुन ली। खैर कोई नहीं। अब देखते हैं। वैभव देशमुख जी कह रहे हैं जय श्री राम सर जी, कहानी अच्छी है, मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन आपकी आवाज़ में सुनने को मिली, मज़ा आ रहा है। थैंक यू। सूरज कुमार जी कह रहे हैं धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पी पार्क जी कह रहे हैं थैंक्स विक्रम जी फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, यू आर ए जेम ऑफ पर्सन, लाइव लिसनिंग टू सुनील सीरीज इन योर वॉइस, थैंक यू। गोरखा भाई कह रहे हैं विक्रम जी नमस्कार, ज़्यादातर मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ लेकिन कमेंट करने का टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, पर कई बार कर चुका हूँ। ये कहानी में अनिल मोहन जी ने कुछ लूप होल कर दिया है, ये तो आपने भी महसूस कर लिया होगा। सही कहा। एस बी जी ने लिखा है वाओ एनदर एसएमपी। विनय श्रीवास्तव जी ने लिखा है अनिल मोहन जी ने झारखंड के काफ़ी लोकेशन को कैप्चर किया, लेकिन कैरेक्टर नेमिंग और कन्वर्सेशन में जो झारखंड का एरोमा नहीं पैदा कर पाए। बोलचाल मुंबईया और नाम सारे गोवन स्टाइल के थे। देवराज चौहान ने टोनी को धोखा देने की सजा क्यों नहीं दी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्टोरी बहुत लंबी थी लेकिन एकदम एज पर रही। कमेंट्स हर पार्ट के लास्ट में ही ले लिया करो सर, मुझे तो मज़ा आता है। ठीक है, करेंगे कुछ इसका भी। तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा याद दिलाए आपने कि दोहरी चाल तो पहली कहानी का नाम था, तो ये 2 दोहरी चाल हो गई। तो कोई बात नहीं, अभी हम दोहरी चाल को तिहरी चाल कर देते हैं। खैर, तो चलिए दोस्तों, अब आपके सारे कमेंट्स के अब तक के उत्तर दे दिए गए हैं। तो मिलते हैं हम किसी नई कहानी में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।